गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग असिया। गुड इवनिंग सिद्धार्थ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गौरांग गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। दिव्यांश गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड इवनिंग बेटा मिराज, गुड इवनिंग। So everyone please confirm in the chat box beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग सुरेंद्र, गुड इवनिंग बेटा। So I hope as usual you all are good and preparing well for your exam. चलिए भाई थोड़ी सी बातचीत करते हैं लास्ट क्लास के बारे में। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में हम लोगों ने दो केस डिस्कस किए। पहला केस था जब हम इंस्ट्रूमेंट को एक ही पोजीशन पे शिफ्ट करके एक वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे थे। मेन की पॉइंट क्या था फर्स्ट केस का, कि वी कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर पा रहे थे। तो उस केस में केवल एक ही जगह पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करके वी हैव मेजर्ड वन वर्टिकल एंगल। केस 2 में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वी कैन नॉट मेजर द डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट एंड द इंस्ट्रूमेंट। तो उस केस में हम लोगों ने दो वेल डिफाइंड पोजीशन पे अपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया और दो वर्टिकल एंगल्स को मेजर किया। We have placed our theodolite at two locations and we have measured two angles, vertical angles θ1 and θ2। बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने क्या यूज़ किया कि एक अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, और सिमिलरली दो अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं। ये पढ़ा था हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने लेवलिंग का जो एप्लीकेशन था दैट वाज द कंटूर सर्वे के बारे में बातचीत किया। और इन द कंटूर सर्वे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट डू डेफिनेशन ऑफ द कंटूर, कंटूर इंटरवल क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। देन वी हैव डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर। तो कंटूर की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो आई होप ये लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था ये सभी को क्लियर है। अगर लास्ट क्लास के डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी in the last class discussion, you can ask your doubt, you can ask your query, and if the entire discussion from the class is clear to everyone, अगर लास्ट क्लास तक के डिस्कशन की सभी बातें सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हैं, तो एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो एक बार फिर आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग अपना रिस्पॉन्स बता देंगे इन द चैट बॉक्स। द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो लोग अनब्लॉक थे वो सब ब्लॉक थे वो अनब्लॉक हो गए हैं। जो लोग ब्लॉक हो गए थे गलती से वो सभी लोग अनब्लॉक हो गए। चलो बहुत बढ़िया। तो तरीका समझ गए हो? ठीक है, बहुत बढ़िया, तरीका समझ गए हो। कभी भी कोई भी इशू आए इस तरीके का, ज़रूरी नहीं है कि इसी क्लास का इशू हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट या मेरी क्लास के डिस्कशन के दौरान ही अगर कोई ऐसा इशू है तो ही आप अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी क्लास में ऐप में से रिलेटेड कहीं पे भी, बस ये बात है गलती मत करना यार। तुम्हारे भरोसे पे हमने वेरीफाई भी नहीं किया कि, समझ रहे हो, एक ये बात है।
तुम्हारा भरोसा, मेरा और तुम्हारे बीच का भरोसा इतना स्ट्रांग था कि तुमने बोला कि सर हम गलती से ब्लॉक हो गए, हमने वेरीफाई भी नहीं किया और हमने कंसर्न पर्सन को भेज दिया। तो बस कभी इसमें इसमें ऐसा मत फील कराना मुझे, या कोई ऐसा ना फील हो कभी कि यार गलत सपोर्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कोई गलती मत करिएगा। गलती से अगर सिस्टम की गलती की वजह से अगर आप अनब्लॉक हो गए तो आप अनब्लॉक हो जाएंगे। अब ये नहीं कि उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो, ब्लॉक भी हो गए, सर को मैसेज कर दिया, सर ने भी भरोसा कर लिया कि बच्चा अपना झूठ थोड़ा बोलेगा, और सर ने भी फॉरवर्ड कर दिया और बाद में पता लगा तुमने कुछ खेल खेल दिया था। तो ऐसा मत करना, ठीक है। और आई होप इतने समझदार हो, इतने बड़े हो कि इतना तो मेंटेन रख ही सकते हो, ठीक है। तो कभी कोई कैसा भी इशू हो, आई एम अवेलेबल, यू कैन रीच टू मी, और उसका जल्द से जल्द जो भी उसका सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, वरुण भी हो जाएगा, सभी लोग हो जाएंगे, ठीक है। चलें फिर आगे बातचीत करें, आगे डिस्कशन किया जाए। कैन वी मूव फर्दर, कैन वी मूव फर्दर। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्टिकल एंगल के बारे में बात तो कर ली। वर्टिकल एंगल हमारे पास अगर अवेलेबल है तो उसका हम लोगों ने पूरा डिस्कशन भी कर लिया। मुद्दा ये है कि ये वर्टिकल एंगल हम मेजर कैसे करेंगे। तो वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए अब हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं बेटा, जिस इंस्ट्रूमेंट को प्यार से हम लोग बोलते हैं थियोडोलाइट। इस लेक्चर में हम इन जनरल थियोडोलाइट से अपनी जान पहचान करना चाह रहे हैं, यही मकसद है। सवाल भी आते हैं, थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, उन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिक जो लेक्चर है हमारा, इसी लेक्चर में हम लोग थियोडोलाइट का वर्किंग समझेंगे, थियोडोलाइट के कंस्ट्रक्शन डिटेल के बात करेंगे, कंपोनेंट की बात करेंगे, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे रिलेटेड टू द थियोडोलाइट, ठीक है। चलिए भाई आगे बातचीत को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि थियोडोलाइट का काम क्या है। हर इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई काम होता है। तो बेटा थियोडोलाइट की हेल्प से आप दो तरीके के मेजरमेंट कर सकते हैं। थियोडोलाइट की हेल्प से आप दो तरीके के मेजरमेंट कर सकते हैं, और ऐसा थियोडोलाइट के ही केस में नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द मेजरमेंट। हर मेजरमेंट की अगर बात करें तो दो तरीके के मेजरमेंट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। याद है डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो क्वांटिटी आपको मेजर करनी है वही जाके फील्ड में मेजर कर रहे हैं। जो क्वांटिटी, जो पैरामीटर आपको डिफाइन करना है उसी का मेजरमेंट भी आप कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है, वर्टिकल एंगल मेजर करना है, या मैं आपसे बोलूं कि मुझे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, तो हम फील्ड में जाके कोई और क्वांटिटी नहीं डिफाइन करेंगे। हम फील्ड में जाके किसी और चीज का मेजरमेंट नहीं करेंगे। हम सिंपली जाके डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल का ही मेजरमेंट करेंगे। तो ऐसे मेजरमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। तो थियोडोलाइट की हेल्प से हम लोग दो तरीके के मेजरमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट की अगर बात करें तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट आपका यूज किया जाता है हॉरिजेंटल एंगल को मेजर करने के लिए, और साथ साथ इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप वर्टिकल एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब कोई भी एंगल मेजर कर सकते हैं। यस और नो, एनी एंगल वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द एनी एंगल वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। अगर इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आप यहां से डिस्टेंसेस भी मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। आपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस h मेजर कर ली थी, डिफाइन कर ली थी। आपने वर्टिकल डिस्टेंस v डिफाइन कर दी थी। आपने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बता दिया था, याद आ रहा है। तो वो सब क्या थे, ऑल दोज वर द डिस्टेंस मेजरमेंट, बट दैट डिस्टेंस वी हैव नॉट मेजर डायरेक्टली। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की हाइट पता करनी थी तो इस हाइट को हमने डायरेक्टली मेजर नहीं किया था, हमने यहां से एक एंगल मेजर कर लिया था थीटा, याद है।
तो थीटा और डी की हेल्प से हमने एच को डिफाइन किया था। थीटा डी और बैक साइड रीडिंग, थीटा डी और बैक साइड रीडिंग की हेल्प से हमने इस एच को डिफाइन किया था। तो कैन वी से दिस एच मेजरमेंट, जो हम लोगों ने एच की वैल्यू बताई थी, दैट वाज नॉट डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, दैट वाज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। तो theodolite it is an instrument used for measuring the horizontal and vertical in the survey work. It is very important instrument in the surveying and it can be also used for the number of survey work. तो मेन काम तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने का है, लेकिन इसके अलावा भी इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप बाकी काम भी कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं, और किसी भी लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारी कोई सर्वे लाइन है, हमारी कोई सर्वे लाइन है और हमें उसको एक्सटेंड करना है। समझ लो, प्रोलॉन्गिंग ऑफ सर्वे लाइन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये ए और बी एक सर्वे लाइन है ग्राउंड में। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सटेंड द लाइन लाइक दिस, पॉइंट सी तक मुझे एक्सटेंड करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि इस लाइन को हम इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं तो भी बोलेंगे सही एक्सटेंशन किया है। ये तो गलत हो गया ना, बिकॉज अलाइनमेंट चेंज हो गया। अगर आप सही एक्सटेंशन की बात कर रहे थे तो दिस लाइन शुड एक्सटेंड समथिंग लाइक दिस, यस और नो, दिस इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द लाइन। तो मुद्दा ये है कि हम इस लाइन को एक्सटेंड करने के लिए भी थियोडोलाइट को यूज कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्गिंग ऑफ अ सर्वे लाइन। कैसे करते हैं ये भी मैं भी आपको डिस्कशन के दौरान बता दूंगा। समझ गए थियोडोलाइट से क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म सर्टेन डायरेक्ट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट एंड वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन इनडायरेक्ट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द थियोडोलाइट। चलिए भाई, ये बात हम समझ गए। तो ये थियोडोलाइट नहीं है एक्चुअल में, ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल स्टेशन है, इमेज गलत लगी हुई है। तो इनडायरेक्टली वी कैन परफॉर्म द लीनियर मेजरमेंट एंड डायरेक्टली वी कैन परफॉर्म द एंगुलर मेजरमेंट। हॉरिजेंटल एंगल को हम कंपास की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया है। वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए अब बात करते हैं। सिमिलरली हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम चैन और टेप की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को हम लेवलिंग से भी मेजर कर सकते हैं। तो अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी चीज़ें एक तरीके से समराइज भी हो गई, ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। तो अब देखो, अब हॉरिजेंटल एंगल को मेजर करने के लिए, वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो काम आप कंपास से कर सकते थे वो सभी के सभी काम आप टोटल स्टेशन से भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए भाई, तो अब बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, जान पहचान करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं थियोडोलाइट। दिस इज द थियोडोलाइट। इसमें बहुत सारे इसके कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल की बात करेंगे और साथ साथ इसकी वर्किंग के बारे में भी बात करेंगे। जिन लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट देख रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा है ये आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप यू ऑल आर कनेक्टेड विद मी। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग कनेक्टेड हैं, सभी जगह कनेक्टेड हो ना भाई? तो आई विल शेयर द लिंक, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो कंपास, टोटल स्टेशन के, थियोडोलाइट के कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन डिटेल को प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग क्लास में यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं, क्लास में यहाँ पर डिस्कशन भी किया जा रहा है। तो कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे, वो आपके काम आ जाएंगे समझने के लिए, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौरान कॉलेज में इस इंस्ट्रूमेंट को ना देखा हो या ना यूज़ किया हो, तो थोड़ा सा फील आ जाएगा। बाकी क्लास भी अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आइए भाई आगे बातचीत करते हैं। तो बातचीत कुछ ऐसी है यार कि ये अब थियोडोलाइट का पहले, अब देखो इंस्ट्रूमेंट की जान पहचान भी तो जरूरी है। तो थियोडोलाइट को हम दो तरीके से समझ लगते हैं। एक होता है ये, इसमें देखो ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऐसा ही टेलीस्कोप तो हमारे लेवल इंस्ट्रूमेंट में भी था, ऐसा ही टेलीस्कोप तो हमारे लेवल इंस्ट्रूमेंट में भी था। अगर आपको याद हो
तो ये इसका ऑब्जेक्टिव साइड हो गया और ये इसका आई साइड हो गया। ये जो कल आपने पढ़ा था बबल ट्यूब और लेवल ट्यूब के बारे में, तो एक लेवल ट्यूब यहाँ पर लगी हुई है। ये तुम्हारी देखो ये बेस प्लेट है। कुछ कुछ पार्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ और कुछ पार्ट आगे बता देंगे। इस बेस प्लेट के ऊपर ये देखो 3 लेवलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू रखे हैं। इनको बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू या फिर फुट स्क्रू। इन तीनों का क्या काम है मैं आपको बता चुका हूँ। इन तीनों का क्या काम है बता चुका हूँ। फिर आपका एक पूरा यहाँ पर एक हॉरिजेंटल सर्कल होता है और यहाँ पर एक वर्टिकल सर्कल होता है और बहुत सारे इस तरीके के क्लैंप स्क्रू होते हैं। बहुत सारे इस तरीके के इनमें क्लैंप स्क्रू होते हैं। अब एक एक करके समझेंगे इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले अगर थियोडोलाइट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेलीस्कोप के मूवमेंट के बेसिस पे, टेलीस्कोप के मूवमेंट के बेसिस पे, तो जैसे टेलीस्कोप अगर आपको दिख रहा है, मान लो किसी थियोडोलाइट का ये टेलीस्कोप फिक्स है लाइक लेवल। लेवल में क्या टेलीस्कोप इस तरीके से रोटेट कर सकता था? याद करो, टेलीस्कोप इस तरीके से तो रोटेट कर सकता था। इन द केस ऑफ लेवल द टेलीस्कोप कैन रोटेट इन द हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन पे टेलीस्कोप का मूवमेंट पॉसिबल था, बट वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप का मूवमेंट पॉसिबल नहीं था लेवल के केस में, जो आपने ऑटो लेवल देखा था, याद है? तो अगर टेलीस्कोप मूव कर सकता है तो ऐसे थियोडोलाइट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट, और अगर टेलीस्कोप नहीं मूव कर सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो सबसे पहले हम थियोडोलाइट को देखकर, टेलीस्कोप का मूवमेंट देखकर ये बता सकते हैं कि ये ट्रांजिट थियोडोलाइट है या फिर नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट अगर फिक्स है तो वो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा। सॉरी, टेलीस्कोप अगर फिक्स है, उसमें कोई मूवमेंट अलाउ नहीं है, तो वो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होगा। अगर टेलीस्कोप हमारा वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकता है तो हम उसको बोल देंगे ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है साहब। दूसरा, इसमें मेजरमेंट के लिए कौन सा स्केल आपने यूज किया है? ठीक है, तो कभी कभी मेन स्केल, जैसा मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, वर्नियर स्केल, अभी और भी टाइप्स ऑफ वर्नियर हमें डिस्कस भी करने हैं। तो वर्नियर स्केल का कंसेप्ट क्या होता था कि अगर हमें कोई स्मॉलर मेन स्केल से जो डिस्टेंस या जो मेजरमेंट हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उससे कम की कोई डिस्टेंस या कोई मेजरमेंट आप करते हैं, तो हम एक सेकेंडरी स्केल को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो आपने सेकेंडरी मेजरमेंट के लिए कौन सा स्केल यूज कर रखा है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम वर्नियर स्केल यूज करेंगे तो उसको हम स्केल के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रही है थियोडोलाइट की, क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? इस थियोडोलाइट का नाम क्या है? केवल थियोडोलाइट नहीं है, ये केवल थियोडोलाइट नहीं है। इस थियोडोलाइट का करेक्ट नाम क्या होगा? तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें जो स्केल यूज किया जाता है वो वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, दोनों स्केल का यूज होता है। और दूसरा डिस्कशन अगर करें कि यहाँ पर जो टेलीस्कोप है ये वर्टिकल प्लेन के अबाउट रोटेट कर सकता है। दिस टेलीस्कोप कैन रोटेट अबाउट द वर्टिकल प्लेन। तो इस थियोडोलाइट का अगर नामकरण किया जाए, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि इसका पूरा नाम जो होगा वो ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट होगा? इसका पूरा नाम जो होगा वो ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट होगा, क्योंकि टेलीस्कोप का मूवमेंट हो रहा है इसलिए इसको ट्रांजिट थियोडोलाइट बोला। स्केल जो यहाँ पर यूज किया गया है वर्नियर स्केल यूज किया गया इसलिए इसको वर्नियर बोल दिया। तो कंप्लीट नेम की अगर बात करें, पूरे नेम की अगर बात करें, तो इसको मैंने बोल दिया ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। कभी कभी एग्जाम में, किसी किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस तरीके के थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड। मतलब ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट की हेल्प से मिनिमम कितना एंगुलर मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं? ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट की हेल्प से मिनिमम कितना एंगुलर मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं? बोलो बेटा।
तो आप बोल सकते हैं वी कैन परफॉर्म द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द 20 सेकेंड। लीस्ट काउंट क्या होता है? जो मिनिमम एंगल हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, मिनिमम मेजरमेंट जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है इन जनरल, आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकते हैं, या फिर एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो लीस्ट काउंट इसका होता है 20 सेकेंड का। आइए साहब थोड़ा सा आगे बातचीत करते हैं। थियोडोलाइट से जान पहचान हो गई, अब समझते हैं जरा इसके कंपोनेंट। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट हम उन कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं जिनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, पूछूं? अरे पूछ लिया करो, फिर पूछो। एक बार पूछोगे पूछोगे, नहीं पूछूं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कोई डाउट है? पूछ लो, है ना। यही तो तुम्हें पता करने के लिए मैंने बोला था सुरेंद्र। ये तो मैंने तुम्हें पता करने के लिए कंपास सर्वेइंग में ही बोला था कि किसी एंगल को कैलकुलेटर से पूछ रहा हूं ना, कैलकुलेटर में कैसे करें, और बता भी दिया था इसका आंसर। डिजिटल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं ना, वर्चुअल कैलकुलेटर की। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? अच्छा, बेसिक जानना चाह रहे हो तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में, अरे बताओ भाई, 1 डिग्री एंगल में कितने मिनट होंगे? 1 डिग्री एंगल को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितने मिनट बोल सकते हो? और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जन। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो वैसी तरीके से एंगल को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सुरेंद्र भाई? चलें आगे। क्लियर हो गया? बोलो भाई। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और उनकी वर्किंग क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, उनका यूज क्या है। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करते हैं थियोडोलाइट में, वो यही है, दैट इज द ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। दैट इज द ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। आइए साहब जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये उसी का एक फॉर्मेट है, लाइन डायग्राम भी यहाँ पर दिखा दिया है ताकि समझ पाओ। तो देखो ये बेस प्लेट के बारे में बता दिया था, थोड़ा सा एक्टिव रहना भाई। ये बेस प्लेट के बारे में बता दिया था, ये 3 हमारे लेवलिंग या फिर फुट स्क्रू थे, ये बता दिया था। इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्जेंटल सर्कल या फिर हॉर्जेंटल प्लेट। ये हॉर्जेंटल सर्कल या हॉर्जेंटल प्लेट जो होती है वो 2 पार्ट में होती है। हॉर्जेंटल प्लेट या जो हॉर्जेंटल सर्कल दिख रहा है आपका, ये बेसिकली 2 पार्ट में होता है। एक होती है लोअर प्लेट ऑफ द हॉर्जेंटल सर्कल और एक होती है अपर प्लेट। समझ रहे हो? तो इस पूरे दोनों के असेंबली को बोल दिया आपने हॉर्जेंटल सर्कल। अब हॉर्जेंटल सर्कल में भी 2 प्लेट है, एक है लोअर प्लेट और एक है अपर प्लेट। तो ये देखो काली वाली लाइन दिख रही तुम्हें, ये काली वाली लाइन दिख रही तुम्हें, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लोअर प्लेट है और यहाँ पर एक हॉर्जेंटल प्लेट है, और इन दोनों को मिला के आपने बोल दिया है हॉर्जेंटल सर्कल। उसी तरीके से अगर आप ध्यान दोगे तो एक सर्कल तुम्हें ये दिख रहा होगा, उसी अब थोड़ा सा पीछे होगा एक सर्कल इस तरीके से होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं वर्टिकल सर्कल।
ये हमारा प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये होता है टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में ये होता है तुम्हारा आई साइड, और ये टेलीस्कोप का हो गया ऑब्जेक्टिव साइड। और ये एक फ्रेम दिख रहा है जिसमें टेलीस्कोप फंसा हुआ है। ये एक फ्रेम दिख रहा है आपको जिसमें ये टेलीस्कोप फंसा हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स फ्रेम, या फिर इसकी जो शेप होती है वो ए शेप में होती है। इसकी जो शेप होती है ये देखो, तो अगर आप यहाँ से विजुलाइज कर पाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ए शेप में फ्रेम दिख रहा है। ए शेप में एक ऐसा होगा, एक इधर होगा, और बीच में यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, इसलिए इसको इंडेक्स फ्रेम बोलते हैं या फिर ए फ्रेम बोलते हैं। और देखो और कुछ दिख रहा है, ये दो लेंस दिख रहे होंगे आपको। ये जो दो लेंस दिख रहे हैं इनको बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। इन दो लेंस को बेटा हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, दोनों तरफ प्रोवाइड किए गए। ठीक है, ये एक स्क्रू दिख रहा है, इसको बोलते हैं, कलर चेंज करें क्या, सब बहुत एक कलर से हो गया। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू। एक स्क्रू अगर आप ध्यान से देखोगे तो और दिख रहा है, ये स्क्रू है। इस स्क्रू को बोलते हैं क्लैंप स्क्रू। इस स्क्रू को हम लोग बोलते हैं क्रैंप स्क्रू। तो देखो फॉर एग्जांपल एक टेलीस्कोप की पोजीशन को आपको फिक्स करना है, जैसे लेवलिंग वर्क करना है, तो लेवलिंग वर्क करने के लिए आपने बोला था दिस टेलीस्कोप शुड बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। तो टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल है कि नहीं पता करने के लिए यहाँ पर एक लगा होता है बबल ट्यूब, दूसरे साइड पे होगा, अब यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है। ये देखो बबल ट्यूब दिख रही है, ये लगी हुई है। तो लेवल ट्यूब और बबल ट्यूब अगर सेंटर में आ जाएगा तो फिर इस वाले स्क्रू को क्लैंप कर दो ऐसे। तो यहाँ पर ये स्क्रू दिया गया, जब इसको क्लैंप कर दोगे तो अब टेलीस्कोप तुम्हारा ट्रांजिट मूवमेंट नहीं करेगा। अब टेलीस्कोप जो है तुम्हारा इस स्क्रू को क्लैंप करने की वजह से ट्रांजिट मूवमेंट नहीं करेगा। अरे यार इतना बढ़िया सब चल रहा था, चलो ठीक है। और ऐसे ही अगर यहाँ पर भी बात करें तो मेन जो स्क्रू होते हैं, ये जो क्लैंप स्क्रू दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लोअर क्लैंप स्क्रू। ऐसा ही दूसरे साइड एक होगा अपर क्लैंप स्क्रू। हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए भी हमारे पास क्लैंप स्क्रू होते हैं, लोअर क्लैंप स्क्रू और अपर क्लैंप स्क्रू। ठीक है, अब इनसे हम मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, भी देखेंगे कैसे करेंगे। इनसे हम ये जो दो प्लेटें मैंने बताई ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल की दो प्लेट हैं, इनके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं जब जब कभी भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेंगे। तो उसके लिए भी दो स्क्रू दे रखे गए हैं। ठीक है, एक ये स्क्रू दिया गया है। इस स्क्रू का काम क्या होता है, अगर आप अपने टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेट पे स्लोली मूव कराना चाह रहे हैं, स्लोली मूव कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक स्क्रू दिया होता है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्क्रू। तो टेंजेंशियल स्क्रू की हेल्प से ये टेलीस्कोप जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्लोली मूव करेगा। क्यों करवाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एक आपको इस तरीके की एरो ट्रायंगल बना होगा। ये एक पूरी एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इसमें एरो बना होता है, ट्रायंगल बना होता है, इसको बोलते हैं साइटिंग ट्रिगर। इसमें तो यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, इसमें देखो दिखेगा, ये देखो, इसमें यहाँ ध्यान से देखो तो तुम्हें साइटिंग ट्रिगर दिखेंगे। ये देखो दो मार्किंग बनी हुई हैं, दो मार्किंग बनी हुई है, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दीज आर नोन एज द साइटिंग ट्रिगर। जैसे गन देखिए, गन में पॉइंट होते हैं, निशाना लगाने में आसानी रहती है, हाँ? तो साइटिंग ट्रिगर की हेल्प से आप अप्रोक्सीमेट अपने टारगेट को साइट कर लेते हैं, तो जल्दी और आसानी से हम अपने ऑब्जेक्ट को साइट कर पाएं, टारगेट को साइट कर पाएं। इसलिए ऊपर टेलीस्कोप के ऊपर ये दो साइटिंग ट्रिगर दिए गए हैं। जैसी एक लेवल ट्यूब आपको यहाँ दिख रही है, सेम उसी तरीके की एक लेवल ट्यूब यहाँ पर होती है। सेम उसी तरीके की एक लेवल ट्यूब और बबल ट्यूब यहाँ पर होती है। कुल मिला के ये इंस्ट्रूमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है तो हॉरिजॉन्टल सर्कल का पूरा यूज होगा। अगर आपको वर्टिकल एंगल मेजर करना है तो पूरा पूरा यूज होगा वर्टिकल सर्कल का। व्हेन वी आर टेकिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल तो वर्टिकल सर्कल से हमें कोई लेना देना नहीं है,
और जब हम वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को मेजर कर सकते हैं। अब देखो काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, तो अब एक एक करके इसका यूज़ बताते हैं। ये वाली जो लेवल ट्यूब दी गई है ऊपर वाली वर्टिकल सर्कल में, इसका यूज़ आप करेंगे जब आप वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे होंगे। एक एक पॉइंट कंफर्म करते जाना, क्लियर होता जाए तो। टेलीस्कोप का काम आपको पता ही है, आई साइड ऑब्जेक्ट साइड की हेल्प से आप अपने टारगेट को साइड करेंगे, तो ये टेलीस्कोप हो गया। ए फ्रेम का काम क्या है, इस टेलीस्कोप को होल्ड करके रखना। ये आपका वर्टिकल सर्कल हो गया जहां पर ग्रेजुएशंस होंगे, मार्किंग होंगे, जिनका यूज हम लोग करते हैं वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गई जिसका यूज हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के लिए। ये बेस प्लेट हो गई, ये फुट स्क्रू और लेवल स्क्रू होगा जिसकी हेल्प से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल करेंगे। ये वाली जो लेवल ट्यूब है, इसका यूज हम लोग करेंगे जब हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट कर रहे होंगे। क्लैंप स्क्रू का मैंने काम आपको बता ही दिया, क्लैंप स्क्रू का मैंने काम आपको बता ही दिया। एक्सटर्नल फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट स्क्रू का यूज करेंगे जब हमें टेलीस्कोप की फोकसिंग करनी होगी। ये भी हम लोगों ने लेवल में डिस्कस किया था। वर्टिकल सर्कल के बारे में बात हो गई, टेलीस्कोप के बारे में बात हो गई। ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग लेंस हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि इसके अंदर जो रीडिंग्स हैं उन रीडिंग्स को आप क्लियरली देख पाएं, उन रीडिंग्स को का आप एरर फ्री मेजरमेंट कर पाएं, नोट कर पाएं। इसलिए जहां पर ये ओपनिंग है स्केल की, वहां पर मैग्नीफाइंग लेंस लगा रखें, बड़ा बड़ा दिखेगा तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। लोअर क्लैंप स्क्रू सिमिलरली अपर क्लैंप स्क्रू, और इसी को आसान तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं। बताओ इतने जो टर्म, इतने जो कंपोनेंट थे, समझ में आ गए कि नहीं? इतने जो कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, सबका कुछ बेसिक जान पहचान हो गया कि नहीं? सबका बेसिक कुछ जान पहचान हो गया कि नहीं? अब इसके टर्म पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। अब इस डिस्कशन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट की मैं पूछूं आपसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट खेल चलेगा। अब जो आने वाले 3-4 टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब मैं अपने थियोडोलाइट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिफाइन करने जा रहा हूं। तो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट will pass from the center of the vertical circle। वर्टिकल सर्कल के सेंटर से जो एक्सिस पास होगी, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट? जल्दी बोलो हाँ या ना। वर्टिकल सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस होगी उससे हम डिफाइन करेंगे एज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं हमारे थियोडोलाइट की वर्टिकल एक्सिस क्या होगी, तो वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, इसी को बेटा आप बोल लो वर्टिकल एक्सिस। तुम तो कॉमन सेंस के आधार पे मुझे ये बता दो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? तो दैट शुड बी, देयर शुड बी परफेक्ट एंगल ऑफ द 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री ये एंगल है इन दोनों एक्सिस के बीच में, मतलब अब आप इस इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट करेंगे वो सही होंगे। मान लो किसी भी वजह से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट और वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर इस पोजीशन से आप जो मेजरमेंट करेंगे तो देयर विल बी एरर। तो इसके लिए हम करेक्शंस अप्लाई करेंगे या फिर हम कुछ एडजस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। क्लियर है? बट फॉर करेक्ट मेजरमेंट the angle between the horizontal axis of the theodolite and the vertical axis of the theodolite should be equal to 90 degree।
अब देखो, किसी भी थियोडोलाइट का जो पहचान है वो हम उसके साइज के बेसिस पे भी कर सकते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट की पहचान या क्लासिफिकेशन या उसके नेम का डेजिग्नेशन हम उसके साइज के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि किसी भी थियोडोलाइट का अगर आपको साइज डिफाइन करना है, किसी भी थियोडोलाइट का अगर आपको साइज डिफाइन करना है, तो कैसे इसका साइज डिफाइन किया जाए? इसमें तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इसमें तो बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया गया कि जो हॉरिजेंटल सर्कल है, हॉरिजेंटल सर्कल है, हॉरिजेंटल सर्कल का जो डाया होगा, हॉरिजेंटल सर्कल का जो डायामीटर होता है, उससे उस साइज को की हेल्प से हम साइज ऑफ द थियोडोलाइट डिफाइन कर देते हैं। जो भी हॉरिजेंटल प्लेट का डाया होगा वो हम साइज ऑफ द थियोडोलाइट बोल देंगे। क्लियर है? जो भी हॉरिजेंटल सर्कल का हॉरिजेंटल प्लेट का डाया होगा उससे हम साइज ऑफ द थियोडोलाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हॉरिजेंटल एक्सिस हमने यहाँ पर समझ ली और वर्टिकल एक्सिस समझ ली, काफी कुछ समझ लिया यार। लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। लेवलिंग में ही हम लोगों ने, लेवलिंग के केस में ही हम लोगों ने लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के बारे में बातचीत कर ली थी। अब आओ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं। पहला टर्म होता है ट्रांजिट, जो अभी आ चुका है, वहीं से शुरू करते हैं। अभी आपने बोला था कि ट्रांजिट, ट्रांजिट मूवमेंट, ट्रांजिट टेलीस्कोप का ट्रांजिट मूवमेंट देखा था ना, तो आपने बोला था ये मूवमेंट जो था वो ट्रांजिट मूवमेंट था। सभी को याद है? टेलीस्कोप का जो इस तरीके से ये ढक्कन, मान लो आई साइड है, ये ऑब्जेक्टिव साइड है, तो पहले आई साइड मेरी तरफ था, अब इसको ऐसे घुमा दिया तो आई साइड तुम्हारी तरफ हो गया। इसी मूवमेंट को हम लोग बोल रहे थे ट्रांजिट मूवमेंट। अगर इस मूवमेंट को टेक्निकली डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो कहना इसे, इन द केस ऑफ ट्रांजिट मूवमेंट द थियोडोलाइट विल रोटेट अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस इन द वर्टिकल प्लेन। देखो खेल गए टेक्निकली। इस रोटेशन को, इस मूवमेंट को क्या मैं टेक्निकली ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि अगर हमारा टेलीस्कोप थियोडोलाइट की हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में नाच रहा है, तो इस टेलीस्कोप के इस मूवमेंट को ट्रांजिट मूवमेंट बोलेंगे। टेलीस्कोप के इस मूवमेंट को ट्रांजिट मूवमेंट बोलेंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? एक मूवमेंट होता है स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप। स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप पहले देखो ऐसे होता, अगर आपका टेलीस्कोप इस तरीके से स्विंग कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप बोलते हैं। भैया कुछ करना ही नहीं है। इफ द टेलीस्कोप इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट इन द हॉरिजेंटल प्लेन, दैट मूवमेंट इज नोन एज द स्विंग मूवमेंट ऑफ द टेलीस्कोप। That movement is known as the swinging movement of the telescope. टर्म क्लियर है? कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से बता देना। समझते जाओ तो आराम से बता देना। चलेंगे पार्क भी चलेंगे तुम्हारी तसल्ली के लिए, थोड़ा इसको यूज करके भी देखेंगे, चिंता मत करो। आओ देखो जरा, तो कुछ टर्म है जो समझ लेते हैं, कुछ कुछ टर्म है जो समझ लेते हैं। सब छोड़ो, सब बता दिया है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो पहला टर्म जो आता है ट्रांजिट मूवमेंट। हाँ ना में जवाब चाहिए, ज्यादा बताना नहीं हमको। अब इसी को प्लंजिंग भी बोलते हैं या इसी को रिवर्सिंग ऑफ द टेलीस्कोप भी बोलते हैं। हमने ट्रांजिट समझा दिया है, तुम्हें समझ में आ गया? हाँ ना चलेगा, अब हाँ ना, ज्यादा बातें नहीं होंगी। यस नो नहीं, हाँ और ना। यस कहाँ से आ गया? जो फीलिंग हाँ में है, क्या वही फीलिंग यस में है? हाँ में HA वाला नहीं, HAAN वाला। बोलो भाई। बहुत बढ़िया, अब समझदार हो रहे हो। तो ट्रांजिट समझ गए हैं। अरे नया टर्म आ गया, फेस राइट।
तो दो टर्म है समझो, एक होता है फेस लेफ्ट और एक होता है फेस राइट। नहीं नहीं, अंग्रेजी हिंदी दोनों आना जरूरी है, अंग्रेजी हिंदी दोनों आना जरूरी है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। भाषाएं तो आनी चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों भाई। तो अगला डिस्कशन जो चल रहा हमारा, दैट इज रिलेटेड टू द फेस लेफ्ट और फेस राइट। ये समझो, कुछ नहीं समझना है ही क्या, समझना ये है मेरे लाल कि ये एक वर्टिकल सर्कल था, जरा ध्यान से समझना। ये इंस्ट्रूमेंट की दो अलग अलग पोजीशन आप डिफाइन कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये भी बता दूंगा। ये आपका वर्टिकल सर्कल था, डायग्राम में आओ। तो जब हमारे पास डायग्राम है तो फालतू टेंशन क्यों ले रहे हैं। जैसे अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट इस पोजीशन पे दिखाया जा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो फेस लेफ्ट पोजीशन पे है। सर आपको कैसे पता। भैया एज ए सर्वेयर हम तो आई पीस की तरह भी खड़े होंगे ना, एज ए सर्वेयर हम तो आई पीस के पास ही खड़े होंगे ना, इस टेलीस्कोप में ऐसे। और इस टेलीस्कोप का के रिस्पेक्ट में वर्टिकल सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड है, देखो इस टेलीस्कोप के रिस्पेक्ट में वर्टिकल सर्कल जो है वो लेफ्ट साइड में है। इंस्ट्रूमेंट की इस पोजीशन को हम लोग बोल देते हैं फेस लेफ्ट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इसी, ये वर्टिकल प्लेट तो वही है, वर्टिकल सर्कल तो वही है, अगर इस टेलीस्कोप को मैं ट्रांजिट कर दूं तो अब आई पीस उधर चला गया, अब सर्वेयर उधर होगा। अब आई पीस तुम हो, अब सर्वेयर तुम हो, और तुम्हारे रिस्पेक्ट में अगर देखो टेलीस्कोप के रिस्पेक्ट में, अब वर्टिकल सर्कल जो है वो आपको राइट साइड दिखेगा। तो अब जो इंस्ट्रूमेंट है वो फेस राइट मोड में होगा, अब जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो फेस राइट मोड पे होगा। जैसे ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इमेज दिख रही है, फेस लेफ्ट फेस राइट, जल्दी बोलो। ये जो आपको एक्चुअल डायग्राम दिख रहा है, ये फेस लेफ्ट पोजीशन पे है या फेस राइट पोजीशन पे है, फेस लेफ्ट पोजीशन पे है या फेस राइट पोजीशन पे है। तो ये भी तो फेस लेफ्ट है, उसी का डायग्राम है। चलो जरा ये वाला देखो, ये वाला जो डायग्राम दिया गया था, ये फेस लेफ्ट है या फेस राइट है, अब बताओ। ये जो पोजीशन आपको इंस्ट्रूमेंट की अभी दिख रही है, ये फेस लेफ्ट पोजीशन है या फेस राइट है। अरे लेफ्ट में होता तो वर्टिकल सर्कल दिख ही नहीं रहा है, दूसरे तरफ है तभी तो इस इमेज में नहीं दिख रहा है, दूसरे तरफ है तभी तो इस इमेज में नहीं दिख रहा है। तो भैया अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं मान लूं, तो क्या मैं मान लूं फेस राइट क्या होता है, फेस लेफ्ट क्या होता है, ये तुम्हें पता चल गया है। अब सवाल यह आता है कि फेस लेफ्ट और फेस राइट हम डिफाइन क्यों कर रहे हैं। देखो अगर किन्हीं दो लाइन के बीच में फॉर एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं, किन्हीं भी दो लाइन के बीच में ए बी और ए सी लाइन के बीच में अगर आप ये हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता है कि तुम फेस लेफ्ट से मेजर कर रहे हो या फेस राइट से मेजर कर रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल एंगल तो किसी भी फेस से मेजर करो सेम ही रहना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि फेस लेफ्ट से मेजर करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, फेस राइट से मेजर करोगे तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर ये दोनों लाइनें फिक्स हैं तो इनके बीच का जो एंगल है दैट शुड बी सेम। either we are measuring that angle from the face left position of the instrument or we are measuring the angle from the face right position of the instrument। इस बात को तो मानते हो। अरे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करने से क्या इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बदल जाएगा। मतलब अगर रिड्यूस लेवल निकालने हैं तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड लगाओगे तो कह रहे हो अलग आरएल आएगा, और राइज एंड फॉल मेथड लगाओगे तो अलग आरएल आएगा। कमाल कर रहे हो यार भैया। अगर दो फिक्स पॉइंट हैं तो चैन से मेजर करो, टेप से मेजर करो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो तो सेम होगी ना। अरे यार इतना कठिन बात बता दी क्या हमने, इतना सन्नाटा क्यों। अच्छा कुछ ज्यादा ही आसान बात बता रहे हैं क्या। तो होता क्या है कि हम अपने सर्वे, कई बार क्या होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट भी तो फॉल्टी हो सकता है। अब 5 साल पहले एक थियोडोलाइट लिया था,
लगे पड़े हैं मेजरमेंट पे मेजरमेंट कर रहे हैं। अब तुम कितने जिम्मेदार हो तुम्हें पता भी है, ये भी तो तुम जानते हो ना। कॉलेज में एक थियोडोलाइट लिया गया था कि बच्चों को सिखाएंगे, पहले ही बैच तुम्हारा आ गया, क्रांतिकारी बैच, पहला ही बैच था जिसको नया नया थियोडोलाइट मिला। तुमसे कहा गया इसको तमीज से फील्ड में ले चलना, तुमसे कहा गया इसको तमीज से फील्ड में यूज करना, तुमसे कहा गया इसको तमीज से पैक करना, और तुमसे कहा गया इसको तमीज से लैब में वापस रख देना। और कितने तुम सेंसिबल हो, कितने जिम्मेदार हो, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं। समझ रहे हो? हैं? तो होता क्या है हम तुम्हें बताएं। अब एक बच्चा सर्वे कर रहा था, बगल में एक आए, बगल में एक आए, उनको सर्वे से कोई मतलब नहीं है। याद करो जिन्होंने फील्ड में किया होगा ऐसा होता है। वो पता आते क्या बोले, अरे रुको यार दिखाओ पहले हम देखें वो क्या कर रहा है। अच्छा, वो बेचारा रीडिंग ले रहा था, वो बेचारा रीडिंग ले रहा था, आराम से मेजरमेंट कर रहा था, ये एकदम झप से कूदे, इन्हें कोई मतलब नहीं, रीडिंग पूरा हिला के रख दिए इंस्ट्रूमेंट। लो, इन्हें अपने शौक पूरे करने। ऐसे होते हैं ना, ऐसे कुछ होते हैं ना बच्चे, याद आया? हैं? वो अलग ही मेजरमेंट कर रहे हैं, उनके जीवन में अलग ही मेजरमेंट चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट की अगर प्रॉपर हैंडलिंग आप नहीं करेंगे, टेक्निकली भी समझ लो, हाँ, इंस्ट्रूमेंट की अगर आप प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर आ सकती है। तो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम नहीं चाहते हैं कि उनमें कोई एरर हो। मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर है, कोई रीडिंग्स गलत आ रही हैं, तो हम ये इंश्योर करने के लिए एक ही मेजरमेंट को फेस लेफ्ट से भी करते हैं और फेस राइट से भी करते हैं, ताकि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो तो हम उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएं और उसके लिए हम लोग करेक्शंस भी अप्लाई कर पाएं। अब एक ही मेजरमेंट किया था, क्रॉस चेक करने का कोई इंतजाम है नहीं, तो जो भी आया उसी को सही मान लो फिर। समझ गए? इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट की दोनों पोजीशन से, फेस लेफ्ट पोजीशन से भी और फेस राइट पोजीशन से भी मेजरमेंट करते हैं जब कभी भी हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल या फिर वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे होंगे। बात क्लियर है? चलिए भाई, अब इसमें क्या ही बताएं, चेंजिंग फेस का मतलब क्या है। इफ इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द टेलीस्कोप फ्रॉम द फेस लेफ्ट कंडीशन टू द राइट और वाइस वर्सा। इंस्ट्रूमेंट हमारा फेस लेफ्ट में था, राइट में कर दिया, राइट में था, लेफ्ट में कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? चेंजिंग ऑफ द फेस। करके दिखा दिया है। तो ये एक टर्म हो गया। अगला टर्म था डबल साइटिंग, अभी अभी एक्सप्लेन किया है, अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम डबल साइटिंग कर रहे हैं। सेम मेजरमेंट वी आर टेकिंग, सेम ऑब्जर्वेशंस वी आर टेकिंग विद द फेस लेफ्ट कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड सेम एंगल वी आर आल्सो मेजरिंग फ्रॉम द फेस राइट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जस्ट टू क्रॉस चेक। स्विंगिंग ऑपरेशन अभी अभी मैंने आपको बता दिया। जब आपका टेलीस्कोप वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है, जब आपका टेलीस्कोप वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थियोडोलाइट के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है, तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं स्विंग ऑपरेशन। अगला डिस्कशन देखिए, टेलीस्कोप नॉर्मल। अगर इंस्ट्रूमेंट आपका फेस लेफ्ट में है, अगर इंस्ट्रूमेंट आपका फेस लेफ्ट में है तो उसको नॉर्मल पोजीशन कंसीडर करते हैं। अब फेस लेफ्ट भी है, फेस राइट भी है, कुछ ना कुछ तो नॉर्मल डिफाइन करना पड़ेगा। तो फेस लेफ्ट जो पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होती है उसी को आपने डिफाइन कर दिया कि टेलीस्कोप जो है वो हमारा नॉर्मल है। टेलीस्कोप इन्वर्टेड का मतलब अपोजिट हो गया। फेस लेफ्ट अगर नॉर्मल है तो फेस राइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। सेंटरिंग के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि ग्राउंड का जो पॉइंट है, ग्राउंड का जो पॉइंट है और इंस्ट्रूमेंट का सेंटर है, दैट शुड बी परफेक्टली अलाइंड। देखो क्यों सेंटरिंग क्यों जरूरी है। मान लो ग्राउंड पे ये पॉइंट ए था और ये बी था और ये सी था, ये एंगल मेजर करना था। अब तुमने थियोडोलाइट रख दिया यहाँ पे, तुमने थियोडोलाइट का सेंटर यहाँ पे रख दिया ए डैश। अब ये एंगल तुमने मेजर कर लिया, बताओ क्या ग्रीन वाला एंगल सही एंगल होगा? नहीं।
अगर आप व्हाइट वाली लाइंस ए बी और ए सी के बीच में एंगल मेजर करना चाह रहे थे, तो ये ए डैश और ए पॉइंट जो हैं दैट शुड बी प्रॉपरली अलाइंड। इंस्ट्रूमेंट का सेंटर और ग्राउंड का पॉइंट जो है वो परफेक्टली क्या होने चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट में होने चाहिए। तभी फिर जो मेजरमेंट आप करोगे वो सही मेजरमेंट होगा। इसलिए जब कभी भी हम लोग थियोडोलाइट को यूज करते हैं तो यहाँ पर सेंटरिंग करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। याद है, इंस्ट्रूमेंट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी। तो यहां पर भी टेम्परेरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगे व्हेन एवर वी विल रीलोकेट द इंस्ट्रूमेंट। जब कभी भी हम अपने थियोडोलाइट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाएंगे या सेटअप करेंगे, तो सबसे पहले हमें कुछ टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सेंटरिंग के बारे में भाई साहब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से यहाँ आ गया था, फिर से बता दिया। वर्टिकल एक्सिस अभी अभी मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। थियोडोलाइट की वर्टिकल एक्सिस को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, थियोडोलाइट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जे के एल, यहाँ तो कुछ लिखे हैं, बताए तो बहुत कुछ हैं। अबे यहाँ तो कुछ लिखे हैं, यहाँ तो कुछ टर्म लिख दिए हैं, बता तो बातों बातों में बहुत टर्म दिए हैं, मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हो कि नहीं? चलिए भाई, तो दीज आर द टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब आते हैं, एक प्यारा सा टर्म, प्यारा सा फील्ड वर्क करके देखते हैं। अब सारी चीजें जो समझी उनको अप्लाई करते हैं। समय आ गया है, समय आ गया है कहाँ जाने का, समय आ गया है कहाँ जाने का, समय आ गया है कहाँ जाने का, जल्दी बोलो। थियोडोलाइट की हेल्प से मेन मेजरमेंट क्या करने थे, तीन चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम खुश हो जाओगे, सब समझ जाओगे। इसकी हेल्प से हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करेंगे सर, ये बता दीजिए। इसकी हेल्प से वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करेंगे, एक बार ये समझा दीजिए। और इसकी हेल्प से किसी भी लाइन को हम कैसे प्रोलॉन्ग करेंगे, प्रोलॉन्गिंग ऑफ अ सर्वे लाइन, हमें ये बता दीजिए। बस हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। यही तो जानना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे तुम, वो अलग बात है। शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था कि फील्ड में मेजरमेंट होगा कैसे। सुनोगे और महसूस करोगे, सुनोगे और महसूस करोगे। चलो पार्क घूम के आते हैं। भैया पहुंचे पार्क। अब देखो, एक ये लाइन थी ग्राउंड पे, ए थी, ये लाइन थी बी, और ये लाइन थी सी। मान लो हमसे कहा गया ये एंगल मेजर करो, मान लो हमसे कहा गया ये एंगल मेजर करो। देखो जरा, बिल्कुल फील्ड वर्क में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस फील करते रहना मेरे साथ साथ। हम गए ग्राउंड में, जहां पे भी पॉइंट ए था वहां पे एक लगा दिया वुडन पैग। पॉइंट ए पे क्या लगा दिया, एक वुडन पैग लगा दिया, बस। पॉइंट बी पे लगा दी एक रेंजिंग रॉड, और पॉइंट सी पे भी चाहो तो, अगर तुम्हारे पास दो रेंजिंग रॉड हैं, तो पहले ग्राउंड के तीनों पॉइंट को लोकेट कर लो एकदम बेहतरीन तरीके से। कर लिया? जल्दी बोलो हाँ। अरे भैया, ग्राउंड में जो ये ए बी सी पॉइंट थे, तो ए पॉइंट पे जहां से आप ये एंगल मेजर करेंगे वहां पर आप लगा दीजिए वुडन पैग, बी पॉइंट पे एक रेंजिंग रॉड, सी पॉइंट पे एक रेंजिंग रॉड, खेल खत्म। अब लिखेंगे कुछ नहीं, हो गया अब सब। अब केवल समझाएंगे, लिखना तुम्हें भी कुछ नहीं है, अब समझो। अब क्या करेंगे, लेंगे एक ट्राइपॉड, ट्राइपॉड को लगाएंगे और ट्राइपॉड के ऊपर इस थियोडोलाइट को उठा के लाएंगे और क्लैंप कर देंगे, फिक्स कर देंगे। कुछ हो नहीं रहा लेकिन दिखेगा सब, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ है नहीं लेकिन दिखेगा सब अगर मन की आंखों से देखोगे। तो ये देखो ट्राइपॉड लगा हुआ था, ट्राइपॉड के ऊपर टेलीस्कोप को अपनी हाइट, जितनी हमारी हाइट है, अब ऐसा थोड़ा कि स्टूल लगा के टेलीस्कोप से देखेंगे, इतना ऊपर लगा दिए, खुद इतने बड़े हैं, हैं?
या फिर बिल्कुल ही नीचे लगा दिए, कमरी टूटी जा रही है, एक सर्वे कर लिया, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो सर्वेयर है उसने क्या करा, इसको सॉरी, इस थियोडोलाइट को इस प्लेट पे आके इस तरीके से फिक्स कर दिया। कर दिया, हो रहा है कि वह हम ही कर रहे हैं, हमको बता ही नहीं रहो। ट्राइपॉड लग गया भैया, इंस्ट्रूमेंट आके फिक्स हो गया, नट बोल्ट असेंबली, कुछ हो रहा है फील, फालतू हाथ पैर मेहनत करवा रहे हो हमसे। अच्छा कर दियो। हाँ अब थोड़ा एक्टिव रहना चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना, नहीं तो अभी सेटअप हुआ बस सीधे मेजरमेंट हो जाएगा। कितना डिटेल में होगा वो तुम्हारे रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, पहले ही बता दे रहे हैं। तो ये फिक्स कर दिया। अब पहला काम क्या करें, अब सबसे पहला काम क्या करें कि जो ग्राउंड में जहां पे वुडन पैक लगाया था और ये इंस्ट्रूमेंट का सेंटरिंग कर लें। तो रफली थोड़ा ट्राइपॉड को एडजस्ट करा और इसके नीचे जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया एक हुक लगा होता है, हुक में हमने क्या करा, धागा के हेल्प से ये प्लम्बॉब लटका दिया, प्लम्बॉब लटका दिया और ट्राइपॉड को दाएं बाएं करके तीनों लेग को एडजस्ट करके ये जो हमारा प्लम्बॉब है ये बिल्कुल वुडन पेग के सेंटर में आ गया। ये देखो जादू, नीचे था, तुम्हें समझाने के लिए उस पॉइंट को ऊपर ले आओ, और क्या करें बताओ। तो ये तुम्हारा वुडन पैक था, ये वुडन पैक के प्रॉपर सेंटर में आ गया है। इसका मतलब अब ग्राउंड का जो स्टेशन है, अब ग्राउंड का जो स्टेशन है और आपके इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर है उसकी प्रॉपर सेंटरिंग हो चुकी है। पहला टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है ये सेंटरिंग। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को लगाया, क्या करोगे, सेंटरिंग करोगे। अब ऐसा नहीं कि इससे एंगल मेजरमेंट करना शुरू कर देंगे, अभी कुछ और टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने हैं। तो अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हमें करना पड़ेगा लेवल्ड, हो सकता है उस ऐसे हालत में हो मरा हुआ। तो दोनों एक्सिस के अबाउट, अब ये मत कहना कैसे, अब एक गलती से भी मत लिख देना कैसे करेंगे लेवलिंग। फुट स्क्रू दिए गए हैं, लेवलिंग स्क्रू दिए गए हैं, तीनों को सब लेवलिंग में बता दिया था। आप अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर लेवलिंग कर लीजिए। इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग हो गई है कि नहीं हो गई है, इसी के हॉरिजेंटल सर्कल के बगल में एक लेवल ट्यूब होगी, नचा नचा के देखो इंस्ट्रूमेंट को, हर एक्सिस के अबाउट वो बबल सेंटर पे ही रहना चाहिए। तो फुट स्क्रू की हेल्प से हमने प्रॉपर क्या कर ली है, लेवलिंग कर ली है, सेंटरिंग कर ली, लेवलिंग कर ली। अब आई पीस की करेंगे फोकसिंग। अरे बताया तो था, आई पीस में एक स्क्रू दिया गया था, तो ये टेलीस्कोप है, आई पीस में एक स्क्रू दिया गया था। इसको घुमाते रहेंगे कब तक, जब तक इसके अंदर हमें इस तरीके का क्रॉस हेयर, जब तक इसके अंदर हमें इस तरीके का क्रॉस हेयर नहीं दिखने लगेगा। तो फोकसिंग ऑफ द आई पीस, जब आई पीस की फोकसिंग हो गई है तो अब इस टेलीस्कोप से क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू को घुमा के आगे पीछे करके फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस कर लेते हैं। अगर हमको महसूस हुआ कि फालतू मेहनत करा रहे हो, अच्छा नहीं होगा। समझ आ रहा है, एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू की हेल्प से अब हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव पीस की फोकसिंग कर दिया। मतलब जो रेंजिंग रॉड हमने लगाई थी वो पहले धुंधली धुंधली दिख रही थी, हाँ ये तो दिख रहा था कि कोई रॉड है, बट क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो जब ये एक्सटर्नल फोकसिंग स्क्रू को नचाया तो क्या हुआ कि वो रेंजिंग रॉड एकदम परफेक्ट क्लियर दिखने लगी। वाओ, अब इंस्ट्रूमेंट तैयार है मेजरमेंट करने के लिए। अभी हम हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर रहे हैं, तो वर्टिकल वाले प्लेट व्लेट को छोड़ दो, सब हॉरिजेंटल वाले सर्कल पे खेलो। खेल लिया। अब हमें क्या करना है, हमने ए पॉइंट से बी पे लगी हुई इस रेंजिंग रॉड को देखना है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब हमें पहले प्रॉपर ए को, रेंजिंग रॉड को साइड करना पड़ेगा बी वाली रेंजिंग रॉड को? जल्दी बोलो। तो टेलीस्कोप हमारा क्या है, बड़ा चंचल है, टेलीस्कोप बड़ा चंचल है, इसे इसे नाच रहा है। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर जो साइटिंग ट्रिगर थे
उसकी हेल्प से, अभी हम टेलीस्कोप में नहीं देख रहे हैं, साइटिंग ट्रिगर की हेल्प से हमने रेंजिंग कर ली, रफ रेंजिंग। जब रफ रेंजिंग हो गई तो जो टेंजेंशियल स्क्रू था ना गुरु, उसको कस दिया। अब ये नाच नहीं सकता है, समझ रहे हो खेल। अब इसको हमने फिक्स कर दिया, अब ये घूम नहीं सकता है, लेकिन क्लैंप स्क्रू की हेल्प से इसको फिक्स कर दिया। लेकिन जब हमने आई पीस से देखा तो हमें रेंजिंग रॉड थोड़ी सी दाएं बाएं दिख रही है, बहुत माइनर, ज्यादा नहीं। ये परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी दाएं बाएं माइनर दिख रही है। तो ये जो टेंजेंशियल स्क्रू था ना, इसको जब तुम धीमे धीमे घुमाओगे तो तुम्हारा टेलीस्कोप भी ऐसे धीमे धीमे घूमेगा, स्विंग करेगा। देखो अब ऐसे ऐसे स्विंग नहीं हो रहा है, पहले तो ऐसे ऐसे हो रहा था ना, रफली कर लिया, फिक्स कर लिया। अब इस टेंजेंशियल स्क्रू को घुमा के हम क्या कर रहे हैं, रफली के बाद बिल्कुल एक्यूरेट साइटिंग कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट साइटिंग कर लेंगे, हो गई साइटिंग। अब यहां पर असली खेल शुरू होता है, जादू वाला। जब तुमने ए को साइड कर लिया, ये तुम्हारा लोअर क्लैंप स्क्रू है और ये अपर क्लैंप स्क्रू है। नीचे दो स्क्रू बताए थे, सारा खेल इन्हीं का है, सारा खेल इन्हीं का है। अब देखो जादू समझो, अपर क्लैंप स्क्रू को अगर आपने टाइट कर दिया, ध्यान से सुनना ध्यान से, अपर क्लैंप स्क्रू को अगर आपने टाइट कर दिया तो अब ये दोनों प्लेटें साथ में घूमेंगी। अपर क्लैंप स्क्रू को अगर तुमने टाइट कर दिया है तो अब ये दोनों प्लेटें, लोअर प्लेट और अपर प्लेट जो थी, वो साथ में घूमेंगी। लोअर क्लैंप स्क्रू को अगर तुमने टाइट कर दिया है, अब ये कहीं नहीं घूमेंगी, सब जाम हो गया। समझ पा रहे हो? अपर क्लैंप स्क्रू से अगर आपने, अब समझना सिचुएशन समझना, लोअर वाला जो क्लैंप है वो टाइट है, लोअर वाला जो स्क्रू है वो टाइट है, अपर वाला स्क्रू जो है वो खुला हुआ, अनक्लैंप सॉरी। तो अब क्या होगा, लोअर प्लेट तो फिक्स रहेगी, अपर प्लेट नाचेगी, क्योंकि अपर वाला अनलॉक है। अपर वाला स्क्रू अगर आपने अनक्लैंप कर दिया है, लोअर वाला स्क्रू अगर आपका क्लैंप है, तो लोअर प्लेट फिक्स हो जाएगी, अपर प्लेट क्या करेगी, नाचेगी। लोअर भी फिक्स है, अपर भी फिक्स है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, सब सब जाम है अपनी जगह। पता नहीं, हमें तो नहीं लग रहा समझ पा रहे हो, हमें तो नहीं लग रहा समझ पा रहे हो। हमें तो नहीं लग रहा है कि समझ पा रहे हो। हम्म। अच्छा समझ रहे हो, तो बताओ, बताओ फिर समझ रहे हो तो। अब हम क्या करेंगे, अब हम जादू करेंगे, जादू ऐसा करेंगे कि हमने ए पॉइंट से बी बी पॉइंट पहली रेंजिंग रॉड को प्रॉपरली साइड कर लिया। जैसे ही प्रॉपरली साइड कर लिया, दोनों स्क्रू अपर लोअर सब कस दो, सब जाम, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल फिक्स। लोअर को भी क्लैंप कर दिया, अपर को भी क्लैंप कर दिया, अब इंस्ट्रूमेंट हो गया फिक्स। टेलीस्कोप के मूवमेंट को तुम पहले ही फिक्स कर चुके हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में, सारी की सारी असेंबली जो है वो जाम हो गई है, और आपने प्रॉपरली साइड किया है ए से बी को। कर लिया यहां तक? जल्दी बोलो, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हाथ दर्द हो रहे हैं मेरे। कौआ बना दिया तुमने, देखो पता ही नहीं चल रहा क्या बने हैं। अरे जल्दी बोलो। समझ गए हो? अब एक काम करो, अब अपर वाले स्क्रू को अनक्लैंप कर दो, लोअर को नहीं। लोअर को करोगे पूरा इंस्ट्रूमेंट घूम जाएगा। लोअर को नहीं, अपर वाले को, ए को साइड करने के बाद अपर वाले स्क्रू को अनक्लैंप कर दो। करो जल्दी यार, सो रहे हो क्या? देख नहीं रहो यहाँ क्या पोस्चर ही चेंज हो गया एकदम। अपर वाले स्क्रू को अनक्लैंप करो महाराज, जल्दी करो। जब आपने अपर वाले स्क्रू को अनक्लैंप कर दिया है तो ये अपर वाली प्लेट घूमने लगेगी क्या? अरे यार,
ये अपर वाली प्लेट अब घूम सकती है क्या? अपर वाली प्लेट को घुमाओ और टेलीस्कोप से पॉइंट सी को साइड करो। अपर वाले को अनक्लैंप करने के बाद अब इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करो, सी को रफ साइड करो, फिक्स करो, टेंजेंशियल स्क्रू से प्रॉपर साइटिंग करो और इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को रोक दो। ये लोअर प्लेट के रिस्पेक्ट में अपर प्लेट कितनी घूमी है? क्या ये एंगल हॉरिजेंटल सर्कल में जो मार्किंग बनी होंगी, जो ग्रेजुएशंस बने होंगे, उसमें आ जाएगा? ये कितना मूवमेंट हुआ भैया? ऐसे पोजीशन पे भी आपको पता था कि क्या रीडिंग है। अब आपने इसको ऐसे घुमा दिया है, मैग्नीफाइंग लेंस लगे हैं, बड़ा बड़ा करके देख लो कि इसको आपने कितना घुमाया है। हाँ, बातों ही बातों में हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट हो चुका है। एक बार फेस लेफ्ट से कर लो, एक बार फेस राइट से कर लो, क्रॉस चेक कर लेना सही है कि नहीं है। अब दोबारा मत पूछना कि इसकी हेल्प से हॉरिजॉन्टल एंगल हम कैसे मेजर करते हैं। टेक्निकली इसके दो मेथड भी होते हैं, मेथड ऑफ रिपीटिशन होता है, मेथड ऑफ रिट्रीशन होता है, रिट्रेशन होता है, बेस्ड ऑन द, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बट देयर आर टू मेथड्स, मेथड ऑफ रिपीटिशन, मेथड ऑफ रिट्रेशन, तरीके हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए। दोनों ही तरीकों का बेसिक क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया है। जल्दी बोलो हाँ। समझने वाली बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्केल जो होता है, इसका जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक वेरी करता है। सिंपल, पूरा सर्कल। पहला अरमान पूरा हो गया, पहला अरमान पूरा हो गया। वर्टिकल एंगल भी मेजर करके बताएं क्या? कुछ करना ही नहीं है भाई वर्टिकल एंगल में। तो वर्टिकल एंगल में टेलीस्कोप को पहले परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर लो, टेलीस्कोप को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर लो। कैसे पता चलेगा टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? अबे लेवल ट्यूब लगी हुई है ऊपर वाली, तो इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से लेवल कर लीजिए, सेंटरिंग कर लिया, लेवलिंग कर लिया। लेवलिंग करने के बाद अगर बबल सेंटर में आ गया है मतलब टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया है, फिक्स कर दो। एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करना है? ब्लैक स्क्रीन हो गया? कहाँ ब्लैक स्क्रीन हो गया? कहाँ ब्लैक हो गया? अरे रिफ्रेश करो। तो ये आपने पहले इसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन करना, टारगेट को साइड करो, वर्टिकल प्लेट में ये एंगल नाप लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करना है तो इसको आपने हॉरिजॉन्टल कर लिया, ऑब्जर्वेशन देख लिए। अब अपने टारगेट को साइड कर लो, कितना घूमा है, वर्टिकल सर्कल में ये रीडिंग आ जाएगी। वर्टिकल सर्कल का जो एंगल होता है, वर्टिकल सर्कल का जो एंगल होता है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी करता है। 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी करता है। सर हमें लेवलिंग करनी है इससे। अबे किसने रोका? कर लो ना। ये टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर लो, सब फिक्स कर दो ना, ये ऐसे रोटेट करे। अगर ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया, करो जाके लेवलिंग। किसने रोका? बन गया लेवल। करो जाके लेवलिंग, बन गया तुम्हारा थियोडोलाइट एज द लेवल इंस्ट्रूमेंट। लो जाके स्टाफ रीडिंग। if this telescope is perfectly horizontal, if the line of sight is perfectly horizontal, we can take the staff reading with the help of this instrument. That's why you have also said that with the help of the theodolite we can also perform the leveling work. theodolite की हेल्प से हम लेवलिंग वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। सर एक पॉइंट आपने और कहा था कि प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइन, किसी सर्वे लाइन को कैसे बढ़ाएंगे, किसी सर्वे लाइन को कैसे बढ़ाएंगे वो भी बता दीजिए। तो मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये वाली तो सर्वे लाइन है ए बी, हमें इस लाइन को और एक्सटेंड करना है, हमें इस लाइन को और एक्सटेंड करना है। कुछ नहीं है यार, आओ पार्क में ही है अभी। इंस्ट्रूमेंट को रखा ए पे, सबसे पहले सेटअप किया, सेटअप करने के बाद सेंटरिंग करी, सेंटरिंग करने के बाद लेवलिंग करी,
लेवलिंग करने के बाद टेलीस्कोप को परफेक्टली हॉरिजेंटल बना लिया, सेंटरिंग, फोकसिंग, लेवलिंग सब कुछ डन हो गया। ऑल द टेम्परेरी एडजस्टमेंट वी हैव परफॉर्म्ड। हम यहाँ खड़े हैं ए पॉइंट पे, तुमसे मैंने कहा जाओ बी पॉइंट पे जाओ। कौन है? चलो प्रकाश और बलजीत को भेजो यहाँ पे। तो प्रकाश को मैंने कहा बी पॉइंट पे जाओ एक रेंजिंग रॉड लेके। तो बी पॉइंट तो पता ही था हमें, बी पॉइंट तो पता ही था। किसको कहा था? प्रकाश को कहा था कि बलजीत को कहा था? किसी को भी कहा। तो कोई एक बंदा, मान लो प्रकाश जो है वो बी पॉइंट पे गया, रेंजिंग रॉड लेके खड़ा हो गया। वो बी पॉइंट पे गया, देखो दिख रही रेंजिंग रॉड? ये देखो दिख रही है रेंजिंग रॉड? कैमरे में आ रही कि नहीं? कैमरे में आ रही कि नहीं? स्क्रीन में आ रही कि नहीं? देखो जरा, एक बार कंफर्म करो, रेंजिंग रॉड स्क्रीन पे आ रही है? अरे वाह, जादू हो गया। तो ये खड़ा है अपना, मान लो प्रकाश बी पॉइंट पे रेंजिंग रॉड लेके, हम ए पॉइंट पे टेलीस्कोप लेके खड़े हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म कर लिए, और हम ऐसे इस रेंजिंग रॉड को देख रहे हैं। बढ़िया से रेंजिंग रॉड दिख रही है, प्रॉपर अलाइनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? एक सर्वेयर को हमने और बुलाया, अब इसी को भेज दो, चलो ज्यादा लोग को क्यों परेशान करना। इनसे हमने कहा रेंजिंग रॉड गाड़ दो यहीं पे। तो ग्राउंड में इन्होंने इस रेंजिंग रॉड को फिक्स कर दिया, जैसा हमने इसको कर दिया। एक और रेंजिंग रॉड ली, अब इसके पीछे जाओ और आगे जाओ मतलब, और अलग अलग पोजीशन पे अब एक और रेंजिंग रॉड को अलग अलग ऐसे रख के देखो, 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 देखो। एक सर्वेयर पॉइंट ए पे है, वो लगातार रेंजिंग रॉड देख रहा है। मेरे लाल तुम यकीन मानो, जैसे ही सर्वेयर जब इस रेंजिंग रॉड को पहली वाली रेंजिंग रॉड के पीछे रखेगा मेरे रिस्पेक्ट में, जैसे ही ये रेंजिंग रॉड गैप हो जाएगी ना, हम सर्वेयर को रोक देंगे। ऐसे देखो, सब तरीके हैं मेरे पास। तुम हो सर्वेयर, तुम खड़े हो टेलीस्कोप में, बोलो हाँ। कहाँ हो? टेलीस्कोप में। ये रेंजिंग रॉड जो है वो बी पॉइंट पे आपने लगा रखी है, ये हमें सी पॉइंट तो पता नहीं कहाँ पे है, हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना था। तो अलग अलग पोजीशन पे हमारा सर्वेयर रेंजिंग रॉड लेके घूम रहा है। देखो, अभी ये तुम्हें रेंजिंग रॉड दिख रही है, इसका मतलब सही पॉइंट सी नहीं मिला है। जैसे ही ये रेंजिंग रॉड पहली वाली रेंजिंग रॉड के परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाएगी, देखो तुम्हें केवल ये वाली रेंजिंग रॉड दिखेगी, पीछे वाली रेंजिंग रॉड नहीं दिखेगी। जैसे ही ये हालात हो गए, उससे कहते थमा 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 थमा, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। जैसे ही ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया है, उससे बोलो ये वाली रेंजिंग रॉड जहां पे भी खड़े हुए हो लेके ग्राउंड पे लगा दो। जहां पे भी खड़े हुए हो लेके उसको ग्राउंड पे लगा दो। तुम नहीं मानोगे क्या कि बेटा ये पॉइंट मिल गया है सी, और ये प्रॉपर सेम अलाइनमेंट में है। ये पॉइंट मिल गया है सी और ये प्रॉपर सेम अलाइनमेंट में है। ऐसे ही करके तुम्हें जितनी भी इस लाइन को एक्सटेंड करना है कर ही लो ना यार। किसने रोका? किसने रोका? किसने रोका? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं प्रोलॉन्गिंग ऑफ अ सर्वे लाइन। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं प्रोलॉन्गिंग ऑफ अ सर्वे लाइन। कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए था बीइंग अ सिविल इंजीनियर थियोडोलाइट के बारे में। कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए था बीइंग अ सिविल इंजीनियर थियोडोलाइट के बारे में। आई होप द इंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज परफेक्टली क्लियर। कैसा रहा? अब पार्क में ही बैठे रहोगे क्या? चलो घर चलते हैं। चलें? कह रहा पूरा सर्वे जो किया था वो याद आ गया सर। हमने जो किया था वही याद कर करके तुम्हें बता रहे थे। हमने जो सर्वे किया था वही याद कर करके हम तुमको बता रहे थे। हैं? और तुमको सुन सुन के वो याद आ गया जो तुमने किया था। देख रहे हो?
जिंदगी के खेल देख रहे हो सिद्धार्थ? और जिनने कुछ नहीं किया है उनको भी फील आ गया होगा। जिन्होंने आज तक थियोडोलाइट को नहीं देखा है उन्होंने भी मेजरमेंट कर लिए। यही तो है जादू। है सर्वेइंग प्यारा सब्जेक्ट की नहीं बताओ? कौन कहता है सर्वेइंग बोरिंग है? हम्म, हमें तो नहीं लगता है, तुम्हें लगता हो तो बताओ। मजा आया? दिस वॉज द डिस्कशन, दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द थियोडोलाइट सर्वेइंग। इतना बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे चल के गेट में हमारे लिए थोड़ा सा अच्छे सवाल कभी कभी आ जाते हैं टेक्योमेट्री से रिलेटेड, गेट ईएससी में। तो अब टेक्योमेट्री में हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा थियोडोलाइट के बारे में पता होना चाहिए था। तो from that point of view we have discussed the various operations that we have performed with the help of the theodolite. We have discussed the important components, or you can say the important parts of the theodolites. We have discussed various measurements that we can do, that we have also discussed, and we have discussed the working of the theodolite. Clear है? Important terminology of the theodolite. All these points we have successfully completed, and I hope the entire discussion, I hope the entire discussion from this class, I hope the entire discussion from this class is clear to everyone. यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं. In this way we have completed the discussion for the theodolite survey. तो आज की क्लास के डिस्कशन को फिर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं. आई होप यू हैव लर्न समथिंग, और थियोडोलाइट के बारे में बढ़िया से कुछ बातें आपको समझने को मिली. क्लियर है बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया. तो चैट बॉक्स में कंफर्मेशन आना स्टार्ट हो गए कि सर क्लियर है या नहीं है. वेरी गुड. ऐसे ही ऑटो पायलट मोड में रहा करो तुम. हाँ, ये बढ़िया है. 4 बार कहें बताओ क्लियर है तब बता. अरे क्लियर है तो बता दो. तुम्हें पता होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी ऐसी मैच होनी चाहिए ना. तुम्हें पता होना चाहिए कि अब सर क्या पूछना चाह रहे हैं. हमें पता होना चाहिए कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आ रहा है. जब ऐसी ट्यूनिंग बैठ जाती है ना, तो सब सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहता है, खेल बन जाता है. सब्जेक्ट जो होता है फिर वो सब्जेक्ट नहीं रहता, कंसेप्ट कंसेप्ट नहीं रहता है, वो खेल बन जाता है. सर एक्स्ट्रा क्लास भी होगी क्या सैटरडे संडे? को जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा की, क्या जरूरत है. वी आर एज पर अवर शेड्यूल, डोंट वरी. वी आर एज पर अवर शेड्यूल. As per the planner, we are following the classes. If required, we will have the class. If required, तो I will inform you. Don't worry. ये सब चीजों का लोड मत लिया करो मंजीत, ये मेरा काम है भाई. समझ रहे हो? ये मेरा काम है. क्लास को प्लान करना, सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना, कंसेप्ट को अच्छे से तुम्हें बताना, प्रैक्टिस तुम्हें कराना, डीपीपी देना, वीकली टेस्ट देना. ऑल दीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम उनके लिए क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना, कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना, बार बार रिवाइज करते रहना, डीपीपी को प्रैक्टिस करना, टेस्ट को अच्छे से इफेक्टिवली देना, टेस्ट की एनालिसिस करना. दीज आर योर पार्ट्स. दीज आर योर पार्ट्स. तो डोंट वरी. थोड़ा क्लियरिटी रहेगी ना, क्या काम हमें करने, क्या काम आपको करने, तो अननेसेसरी की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी. क्यों भाई? अननेसेसरी की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और एनर्जी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन. कौन ब्लॉक हो गया अब? कौन हो गया यार? एक तो तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, ब्लॉक ब्लॉक खेल रहे हो. हैं? कौन ब्लॉक हो गया अब? अलग ही है. डिजिटल. अच्छा, वरुण अभी नहीं, वो ठीक है, वरुण का रिमाइंडर डाल देता हूँ. कोई बात नहीं वरुण, तुम्हारे मैसेज मुझे मिलना है. तुम्हारे मैसेज मुझे मिलना है. 1 मिनट का समय दो बस.
अभी मैं जस्ट क्लास के बाद अभी मैसेज डाल दूंगा, दिव्या बैच में होने वाले हैं क्या क्रैश कोर्स, वी विल अपडेट यू बेटा। क्रैश कोर्स कब कैसे क्या होंगे, क्या प्लानिंग है, सब अपडेट कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको दिक्कत हो रही है, जो लोग ब्लॉक हो जा रहे हैं, जब तरीका मैंने आपको बता दिया है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी कुछ लोग अनब्लॉक हो गए, कुछ लोग नहीं हो पाए, तो फिर से मैं एक बार रिमाइंडर डाल दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, टेंशन मत लो, हो जाओगे। ठीक है, चलता रहता है। तुम डिस्कशन में हो, तुम्हारे कमेंट किसी न किसी फॉर्म में मुझे मिल जा रहे हैं। चैट बॉक्स जब ज़्यादा ब्लॉक हो जाया करो तो एक बार यहाँ पे टेलीग्राम में बता दिया करो। और कुछ अगर किसी को इम्पोर्टेंट डाउट है जो यहाँ पोस्ट नहीं कर पा रहा है, तो बस इतना कर दिया करो कि आपस वालों को पता चल जाए, ताकि ये लोग मुझे बता दें कि सर एक बार टेलीग्राम देख लो, अगर कोई टेक्निकल डाउट है। अब बातचीत देखने के लिए मत बोल देना भाई, ठीक है। कोई मान लो टेक्निकल डाउट है, आपको आया कंसेप्ट से रिलेटेड और आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी मुझे एक बार चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देगा कि सर देयर इज अ डाउट, तो मैं चेक कर लूंगा। यहीं रहता है फ़ोन यार, यूज़ नहीं करते हैं वो अलग बात है। ठीक है, तुम बता दोगे तो देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ इस क्लास का डिस्कशन ओवर करते हैं, मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। कल कहाँ, अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। वी आर गोइंग टू मीट एट ऑन मंडे 6 PM, जितने भी कंसेप्ट अब तक पढ़ाएं। ठीक है, अब देखेंगे बेटा, क्लास के बाद देखेंगे, अभी तो लगातार क्लास ही चल रही दिव्या। ठीक है, तो एक बार अगर बहुत ऊपर निकल गया हो तो दोबारा से भेज देना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, डीपीपी प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यूज लगा लेना, और वीकली टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट जरूर करना। नंबर कम आए ज़्यादा आए वो सब बात की बात है, जस्ट गिव योर बेस्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।